नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पासपोर्ट के बारे में। लेकिन पासपोर्ट के अंदर एक स्पेशल टाइप की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायरमेंट। तो आप ये देख रहे हैं इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायरमेंट, ईसीआर बोलते हैं इसको। आपने ये देखा होगा कि अगर आपका पासपोर्ट जो है दो टाइप का होता है, एक होता है ईसीआर और दूसरे टाइप का पासपोर्ट होता है ईसीएनआर, माने इमिग्रेशन क्लियरेंस नॉट रिक्वायर्ड। तो आइए आज हम बात करेंगे कि ईसीआर और ईसीएनआर में फर्क क्या होता है। लेकिन प्राइमरीली हमारा फोकस रहेगा कि ईसीआर जो है वो क्या होता है और ईसीआर जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बाहर के मुल्कों में एज अ डोमेस्टिक वर्कर, नर्स वगैरह का काम करना चाहते हैं। तो आइए चलिए, पहले मैं आपको फर्क बता देता हूँ कि ईसीआर और ईसीएनआर में क्या फर्क होता है। देखिए, जो लोग 10वीं क्लास से कम पढ़े हुए हैं, 10th स्टैंडर्ड से कम पढ़े हुए हैं, उनको मैंडेटरी है कि वो इमिग्रेशन क्लियरेंस लेके ही देश से बाहर जाके नौकरी करें। 18 देश हैं जिन्होंने ईसीआर रिक्वायरमेंट के लिए लिस्ट में है। और अगर आप 10th स्टैंडर्ड से कम पढ़े लिखे हैं तो आपको बेसिकली ये ईसीआर क्लियरेंस लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। ये जरूरी है। कब लेनी है? जब आप 10वीं क्लास से कम पढ़े हुए हैं लेकिन आप बाहर काम करना चाहते हैं। इसमें आप नोट करिए कि मैंने एक नर्स की पिक्चर डाली है और उसका मकसद ये है कि आप नर्स को देखेंगे तो नर्स की जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं क्लास से ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी नर्सेस को ईसीआर क्लियरेंस लेना पड़ता है। ईसीआर क्लियरेंस आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से लेना है। वहां पे एक डिपार्टमेंट होता है जो ये क्लियरेंस आपको देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया कि कब ईसीआर की जरूरत होती है। जो लोग 10वीं क्लास से ज्यादा पढ़े हुए हैं, 10th स्टैंडर्ड से ज्यादा पढ़े हुए हैं, उनको ईसीआर लेने की जरूरत नहीं होती। वो अपना 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और ईसीआर की स्टैंप हटा के ईसीएनआर की स्टैंप लगवा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि अगर आप एक औरत हैं जिसकी उम्र 30 साल से कम है तो भी आपको ईसीआर हटाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल बना रखा है कि अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है, अगर आप एक लेडी हैं, तो ईसीआर हटाने के लिए इतना इजी नहीं होगा। और ये एक डिस्कशन का पॉइंट है क्योंकि बहुत सारी लेडीज जो 30 साल से कम उम्र की हैं वो इन 18 देशों में जाके नौकरी करना चाहती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं चाहती कि इस तरह की लेडीज जो है वो काम करने जाए। राइट। तो अब देखिए कि ईसीआर क्या होता है। ये बेसिकली एक क्लियरेंस है बाहर जाने से पहले। किन देशों में जाने से पहले? इन देशों में। आप इन कंट्रीज का नाम पढ़िए। ये कंट्रीज बेसिकली अरब कंट्रीज हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। थाईलैंड भी इसका नाम है। और अगर आपके सर्टिफिकेट पे ईसीआर की स्टैंप लगी है तो आपको ईसीआर स्टैंप हटवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ईसीआर की स्टैंप हटती नहीं है, क्योंकि आप 10वीं क्लास से कम पढ़े लिखे हैं लेकिन आप स्किल्ड हैं, आपको कोई ना कोई काम आता है, हेल्पर का, या आप फिटर हैं, कुछ काम आता है, लेकिन आपको बाहर जाना है तो ईसीआर की स्टैंप तो आपको हटवानी ही पड़ेगी। और ईसीआर की स्टैंप हटाने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में वेबसाइट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वेबसाइट है। पहले आप कंट्रीज के नाम पढ़ लीजिए जिन कंट्रीज में ईसीआर रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। ये आपको हटवाना है। ये ईसीआर का मतलब है इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड, माने आपको क्लियरेंस चाहिए है। तो आपको क्लियरेंस चाहिए, इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन देनी पड़ेगी पासपोर्ट के साथ कि ईसीआर हटाइए मेरा। जब आपको पासपोर्ट इशू हुआ होगा उस टाइम पे आपको लिखा होगा कि इस आदमी को
या औरत को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस चाहिए। तो आप जब भी नौकरी के लिए अप्लाई करें रिक्रूटमेंट एजेंसी से या डायरेक्टली एम्प्लॉयर से, तो आप ध्यान रखें कि जाने से पहले आपने अपना ये जो इमिग्रेशन क्लियरेंस है ये लिया है। इसका क्लियरेंस लेना जरूरी है और ये आपको पासपोर्ट की वेबसाइट पे ही मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप अगर बाहर जाके नौकरी करना चाहते हैं और 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं लेकिन कोई ना कोई आप में हुनर या टैलेंट है, तो आपको किस जगह पे जाके वेबसाइट में इस क्लियरेंस को लेना है। ये देखिए, तो जो सिस्टम जहां पे आपको ये क्लियरेंस मिलेगी इसको ई माइग्रेट सिस्टम बोलते हैं। आप अगर गूगल में जाएंगे तो ई माइग्रेट सिस्टम टाइप करिए, तो emigrant.gov.in नाम से आपको एक सर्टिफिकेट, आपको एक वेबसाइट मिलेगी। उस वेबसाइट के अंदर जाके आप क्या करेंगे, आप अपने डिटेल देंगे पासपोर्ट के, आपसे फीस मांगेगा, प्रूफ मांगेगा। अगर आप एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो बहुत सारे आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली भी कर रहे हैं तो भी आपको फीस जमा करानी पड़ेगी और आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईसीआर की रिक्वायरमेंट रखी क्यों? अगर आप 10वीं क्लास से कम पढ़े लिखे हैं तो ऐसी क्या बात है कि ईसीआर की जरूरत पड़ती है, वो भी हम समझ लेते हैं कि ईसीआर की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, ऐसे बहुत सारे किस्से आए हैं जहां पे हमारे बच्चे हिंदुस्तान के इन 18 देशों में काम करने के लिए गए हैं और इनके साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार हुआ है, इनके साथ बहुत अब्यूज हुआ है, इनके साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इनको बहुत तंग करा गया है, इनकी सैलरी रोक ली गई है। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता कि कौन आदमी इंडियन इन कंट्रीज में जाके उसकी क्या हालत है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरीका बना रखा है, हमारे लोग भाई और बहन जो इन कंट्रीज में जाके काम करते हैं उनकी हालत को सुधारने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, और हर काम लीगल होना चाहिए। बहुत सारे इलीगल रिक्रूटिंग एजेंसीज आपको सपने दिखाएंगे कि हम आपको जॉब दिला देंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन फाइनली जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपको एक कबूतर खाने जैसी जगह के अंदर रखा जा रहा है, आपके साथ बहुत बदतमीजी करी जा रही है, आपको सैलरी नहीं दी जा रही, आपको मारा जा रहा है, आपको जो है आपका इलाज नहीं कराया जा रहा, आपको घर वापस नहीं आने दिया जा रहा, आप बेसिकली कैदी बन जाते हैं। तो हिंदुस्तानी के साथ अगर इस तरह का ट्रीटमेंट इन कंट्रीज के अंदर होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा प्रोसेस बनाया जिसका नाम रखा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस, जिसके अंदर जो आपका एम्प्लॉयर है जो आपको जॉब देगा वो हर डिटेल एम्प्लॉयर के बारे में आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और उस एम्प्लॉयर को $2,500 जमा कराने पड़ेंगे एज सिक्योरिटी, एफिडेविट भी देने पड़ेंगे। तो पूरी कानूनी कार्रवाई करी जाती है और रिक्रूटमेंट एजेंसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सप्लाई करे, जिससे कि जब आप वहाँ उस कंट्री में जाते हैं तो आपके ऊपर पूरी नजर रख सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन जब शिकायत लेके इंडियन एम्बेसी के पास जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती नहीं है तो इंडियन एम्बेसी कुछ कर नहीं पाती। लेकिन अगर पूरा रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन आपके बारे में अवेलेबल होगा इंडियन एम्बेसी के ऊपर, तो इंडियन एम्बेसी भी उस कंट्री की एम्बेसी पे या गवर्नमेंट पे दबाव डालेगी, ह्यूमन राइट्स पे दबाव डालेगी कि कोई हिंदुस्तानी बहुत परेशान है, उसको तंग करा जा रहा है। तो रिकॉर्ड होने की वजह से पूरा चांस है कि आप वहां से छूट पाएंगे। नहीं तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जो लोग गए और वो लापता हो गए और लौट के कभी आए नहीं। स्पेशली लेडीज के साथ बहुत ज्यादा इल ट्रीटमेंट हुआ और बहुत मुसीबत हो गई है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तरीके से काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कानूनी बातों को ध्यान में रखने के लिए और एक इंसानियत वाला माइग्रेशन प्रोसेस होना चाहिए, इन सबको मद्देनजर रखते हुए इमिग्रेशन क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट रखी। क्योंकि आप 10वीं क्लास से अगर हम कम पढ़े लिखे हैं तो आपको ज्यादा समझ नहीं है कानून की,
सेफ्टी की, आप बेसिकली नौकरी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपको अपना पेट पालना है और आप जाके आपको मालूम नहीं कि आप किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। तो कम पढ़े लिखे भाई बहनों की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा मेथड बनाया है। इसको प्लीज यूज करें। किसी भी तरह के रिक्रूटमेंट एजेंसी से जब बात करें तो पूरी डॉक्यूमेंटेशन एक वकील के द्वारा पढ़वाएं। पूरा इंश्योर करें कि वो $2,500 आप पढ़ सकते हैं उस अमाउंट को, आपके रिक्रूटमेंट एजेंसी ने, आपके जो मालिक हैं उन्होंने जमा कराया है, कागज पूरे के पूरे हैं, हर तरह से इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर्ड है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के वेबसाइट पे भी रजिस्टर्ड है। तो कानूनी प्रक्रिया का फॉलो करें, किसी भी तरह से उसको तोड़े नहीं, नहीं तो आप बहुत भारी संकट में पड़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया कि इमिग्रेशन क्लियरेंस की आवश्यकता क्या है। ये आपकी सेफ्टी के लिए, नहीं तो आपके बच्चे, आपकी बहनें बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगी इन 18 कंट्रीज के अंदर जो नोन है प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। अब मैं आपको और बात बता देता हूँ कि एक आपको जो, जब आप अप्लाई करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए, तो आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग का नाम होता है प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन। ठीक है, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन में आपको उस कंट्री के डूज एंड डोंट सिखाए जाएंगे। मतलब जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, उन 18 कंट्रीज जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, इन 18 कंट्रीज में कुछ कानून है, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। पहले तो आपको बताएंगे कि आप इस कंट्री में क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। जैसे कि इन कंट्रीज के अंदर आप सड़क कहीं से भी आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो आप इंडिया में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा सख्ती है। यहाँ पे बात करने की तमीज पे भी बहुत सख्ती है, आपको बात करने आनी चाहिए। आपके मैनर्स और जो आपके एक्शंस हैं, अगर आप किसी को कोई गलत इशारा कर दें तो इंडिया में तो चल जाएगा, लेकिन इन कंट्रीज के अंदर जो है बहुत सख्त सजा है। यहाँ तक कि आपके हाथ काटे जा सकते हैं, आपकी जबान काटी जा सकती है, आपकी आंखें निकाली जा सकती हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपकी जो तमीज है वो बिल्कुल इस कंट्री के कायदे के हिसाब से रहे। वहाँ के जो जैसे हमारे हिंदुस्तान में अदब से हम पेश आते हैं, तमीज से पेश आते हैं, वहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे किस तरह से हमें उनकी तमीज को फॉलो करना है, उनके कस्टम को फॉलो करना है, उनके वहाँ के जो रीति रिवाज हैं उनको हम हर्ट ना कर दें। इंडिया में रीति रिवाज हैं, उनकी कंट्री में भी रीति रिवाज हैं। ऐसा अगर हम कुछ बोल दें या कर दें या कुछ पहन लें, तो इनको अगर उससे बुरा लगा तो आपके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है, आपको जेल में बंद करा जा सकता है, जुर्माना हो सकता है और सजा जो है बहुत बहुत ज्यादा सजा भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके हाथ भी काटे जा सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप कोई भी वहां पे कानून का उल्लंघन ना करें, इसलिए वहां के कानून, वहां के रीति रिवाज सारे के सारे आपको सिखाए जाएंगे। उसके बाद ही आप वहां पे जाएं। तो इस ट्रेनिंग का नाम है प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन। आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, राइट। तो ये आपकी वेलफेयर के लिए और आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही है, ये गवर्नमेंट ने बनाया है। जिस भी कंट्री में आप जाएंगे, तो जब भी आप ई माइग्रेंट वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो ये ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ये ट्रेनिंग आपको क्लियर करनी है और कंप्लीट करके जाना है। और हो सके तो आप अमेजोन से कोई किताब ऑर्डर करके जाइए, जहां आप पढ़ सकें कि उस कंट्री में क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या बोल सकते हैं, क्या खा सकते हैं। कई, जैसे कि आप हिंदू हैं, अगर आप वहां पे प्रार्थना करते हुए पकड़े गए, भगवान राम की फोटो आपकी जेब में है, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। उनका कानून है कि आपको अलाउड नहीं होगा। तो आप कृपया उस कंट्री की सेंसिटिविटी को समझें। और ऑब्वियसली मान लीजिए आप एक प्रॉब्लम में आ गए, आपका जो एम्प्लॉयर है आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपको मेडिकल का खर्चा नहीं दे रहा, आपको पीट रहा है, आपको बिल्कुल जेल जैसी कोई इंसानियत नहीं आपके ऊपर दिखाई जा रही, तो कहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है ऐसी सिचुएशन में। आपका पासपोर्ट उसने रख लिया, तो कहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे। आपको ये वाली ट्रेनिंग भी दी जाएगी, कहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है इंडियन एम्बेसी में, अगर आप किसी बहुत बड़ी विपदा के अंदर फंस गए हैं।
तो याद रखिए, ECR जिसके बारे में मैंने बोला था, ये आपका जो है एक सुरक्षा के लिए है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप अगर इन 18 कंट्रीज के अंदर जाएं तो बहुत संभल के जाएं, पूरी तैयारी के साथ जाएं, कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करें। अगर आप कोई बहन है जिसकी उम्र 30 साल से कम है, मुझे मालूम है कि गरीबी है, लेकिन याद रखिए इन कंट्रीज के अंदर बहुत इतिहास है जहाँ पे इल ट्रीटमेंट हुई है औरतों के साथ और बहुत मुसीबत में पड़ गई हैं लेडीज। तो बहुत गवर्नमेंट ने जैसा भी आपको बोला है इस वेबसाइट पे उसको फॉलो करें, नहीं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको समझ नहीं है, तो इसका फायदा उठाया जाएगा आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, और वो समझ जाएगा कि इनके इनके पास पैसा नहीं है, ये गरीब हैं, तो किस तरह से इनको बेवकूफ बनाना है और इनको एक्सप्लॉइट करना है। तो आप रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात करते हैं तो पहले अपना वकील भी लें। अगर आपके परिवार में कोई वकील है या आपके गांव में वकील है, बहुत ध्यान से सारे कागजों की जांच करवाएं। देखें कि आपको जो नौकरी दे रहा है उसने $2,500 जमा कराए हैं। अमाउंट आप चेक कर सकते हैं मिनिस्ट्री से या इंडियन एम्बेसी जो आपके, अगर आप पंजाब में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, आप जाके एम्बेसी से पूछ के आए कि हम नौकरी करने जा रहे हैं देशों के अंदर, तो कौन कौन से कागज चाहिए। नहीं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे जाके चेक करें। तो मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का था कि जो हमारे भाई और बहन इन कंट्रीज में जा रहे हैं उनकी सुरक्षा बनी रहे, उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, वो अच्छे पैसे कमाए, लेकिन सुरक्षा के साथ। और किसी भी तरह की मुसीबत में अगर आए तो उनको मालूम हो कि क्या करना है। ध्यान से देखिए इन कंट्रीज को। ये कंट्रीज पूरी विश्व में नोन है जहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हेल्पर की रिक्वायरमेंट है, फिटर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये कंट्रीज उतनी ही बदनाम है जहाँ यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं हिंदुस्तानियों के साथ दुर्व्यवहार करने में। तो बहुत ध्यान रखिए कि आप पूरा कानूनी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं और अपना जो इमिग्रेशन क्लियरेंस है उसके पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, और कोई भी आप उसमें शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश मत करिए। अगर आपको कोई बोलता है कि हम शॉर्टकट से आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस आपका हटवा देंगे, तो झांसे में मत आइए। ये बहुत बड़ी मुसीबत का संकेत है और उससे निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जेल की सजा हो सकती है, आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है, और आपके पीछे जो परिवार वाले हैं उनको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया। इस वेबसाइट पे जाके गूगल में जरूर जाइए, पूरे प्रोसेस को समझिए। emigrant.gov.in उमंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन है वहां पे भी ये अवेलेबल है। उमंग एप्लीकेशन पे भी ये अवेलेबल है, वहां पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं। पूरे आप लॉयर की हेल्प से इस प्रोसेस को फॉलो करिए, या कोई घर में पढ़ा लिखा है अगर आपके परिवार में, तो उसकी मदद से ये प्रोसेस को फॉलो करिए और अपना जो इमिग्रेशन क्लियरेंस है उसको भरपूर तरीके से आराम से उसको फॉलो करके ही इन देशों में जाइए, वरना आप भयंकर संकट को बुलावा दे सकते हैं। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वक्त में मेरे भाई और बहन जो विदेश जाना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं कि कैसे जाना है, और भी मैं बहुत सारे वीडियो उनके लिए लेके आऊंगा। आपका दिन शुभ हो।